अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आमतौर पे मैं जो भी हसास मौज़ूआत होते हैं, चाहे वो मेडिकल के ही क्यों ना हो, तो कोशिश अवॉइड करता हूँ उनके ऊपर वीडियोस बनाने को, क्योंकि हमारे मुआशरे में अमूमी रवैया यही है कि जो पब्लिकली ऐसी जो टॉपिक्स हैं और ऐसी जो बातें हैं वो नहीं की जाती। लेकिन पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ एक वाक़या हुआ है और उसके बाद से मुझे लगा है कि ये जो मेडिकल के हसास मौज़ू होते हैं, तो ज़रूरी है कि किसी हद तक इनके ऊपर एक तरीके से बात की जाए। उनके साथ ये हुआ है कि वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है। तो वो हार्ट के प्रॉब्लम के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं, उनमें से कुछ दवाई जो है वो नाइट्रेट्स की भी होती है। नाइट्रेट्स जो होता है वो हमारे खून की नालियों को खुला करता है, यानी कि डायलेट कहते हैं उसे, वाज़ोडाइलेटेशन। तो अब हुआ ऐसे कि वो लोग जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो और वो शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी के इस आर्जे में मुब्तला हों, तो उनमें चांसेस होते हैं कि वक्त के साथ साथ उनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अमूमी तौर पे डॉक्टर के पास बात करने जाने से शर्माते हैं और कोई भी मशवरा लेने से ज़्यादा वो इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि वो किसी दोस्त से बात करके ही कोई गुजारा कर लें। तो इसी तरह मेरे ये जो दोस्त हैं, इन्होंने किसी दोस्त से बात की जो कि डॉक्टर नहीं थे, और उन्होंने उनको एक टैबलेट बता दी, जिसको आप बैकग्राउंड में जिसकी पिक्चर भी आप देख रहे हैं, ये नाइट्रेट है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन क्या हुआ कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम ये बन गया कि अचानक उनका ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप हुआ और दिल का मसला उनका ज़्यादा ख़राब हो गया। अब इसमें बुनियादी बात क्या थी? बुनियादी बात ये थी कि ये जो टैबलेट होती है, जिसकी पिक्चर आपको पीछे नज़र आ रही है, ये नाइट्रेट्स के साथ हम नहीं देते। यानी दिल का मरीज तो ये ले सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स पहले से नाइट्रेट्स ले रहा हो तो उसको नहीं देते, क्योंकि ये बुरे तरीके से ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देती है, क्योंकि दोनों का मकसद खून की नालियों को खोलना होता है। तो जिससे ये मेरे जो दोस्त हैं उनको नुकसान हुआ। तो उसके बाद से मुझे अंदाजा हुआ कि अगर ये प्रॉपरली किसी डॉक्टर के पास गए होते इस मसले के लिए, तो वो हो सकता है यही दवाई तजवीज़ करते इनको, लेकिन वो इनको बता देते कि क्योंकि आप फलां फलां दवाई ले रहे हैं तो वो आप रोक दें और सिर्फ ये आपने लेनी है, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ज़्यादा ना बने। तो दोस्तों, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या जिसको हम आम जुबान में मर्दाना कमज़ोरी भी कहते हैं, तो जाहिर है ये मेल से ज़्यादा रिलेटेड है, इसीलिए मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अमूमी तौर पे अगरचे पहले तो ये होता था कि जो मिडल एज, दरमियानी उम्र और ज़्यादा उम्र, यानी बूढ़े जो लोग हैं, यानी कि 65 साल के, 70 साल के, उन लोगों में होता था, या 40-45 साल के बाद भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता था यही वाला। लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, तो एक ऐसा फैक्टर शामिल हो रहा है हमारी समाजी ज़िंदगी में कि जो जवान हैं वो भी इस मसले का शिकार हो रहे हैं। और वो क्या फैक्टर है? वो है पोर्न वीडियोस जो होती हैं, जो ये फाहिश वीडियोस जिनको हम कहते हैं, तो इनका बहुत आसानी से अवेलेबल होना ऑनलाइन, लोगों का इनको देखना, कम उम्री में ही वो फिर इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर जिनको हम कहते हैं, कि वो लोग जिनके अंदर ये मर्दाना कमजोरी का मसला ज्यादा होता है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं कि जिनके होने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं इस प्रॉब्लम के होने के। वो रिस्क फैक्टर क्या हैं? वो है शुगर का प्रॉब्लम, वो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, वो है किसी को खून की जो नालियों का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं, या अगर जो किसी को खून की नालियों का एक और इशू होता है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, कि वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा लेवल होता है, तो उनमें खून की नालियों की तंगी होती है। और इसी तरह से अगर किसी की सर्जरी हुई हो, यानी कि प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है या रेडिएशन हुई है, तो उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि इस प्रॉब्लम के होने की। और इसी तरह अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की चोट लगी हो, या उसके अंदर जो हराम मगज होता है, स्पाइनल कॉर्ड, वो डैमेज हुआ हो, तो उनके अंदर भी जो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये हो जाता है। और बाज़ औक़ात खून की नालियों का कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि बेसिकली जब खून की सप्लाई कम जाती है तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये होता है। इसी तरह वो लोग जो शराब पीते हों, जो सिगरेट पीते हों, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी ज़िंदगी में अक्सर उनके बैठने का काम हो और फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम से कम हो, और खाने में वो जो एक गैर सेहतमंद खुराक जिसको हम कहते हैं
वो खाएं। गैर सेहतमंद खुराक का आप यहाँ से देख लें कि जिस भी खाने में सब्जी और फल कम होगा और जिसमें चिकनाई और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर है वो ज़्यादा होगी, तो वो गैर सेहतमंद होगी। लेकिन जिस भी खुराक में सब्जी फल ज़्यादा होगा तो वो एक सेहतमंद खुराक होगी, जिसको मेडिटेरेनियन डाइट भी कहते हैं। तो ये हैं वो रिस्क फैक्टर जिनके होने की वजह से कोई भी इंसान जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। और बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जो वजह बन जाती हैं इस मसले का। सबसे पहले तो अगर ये जानना हो कि किसी भी शख्स को ये ज़हनी तौर पे प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकली ऐसा है, या उसका जो सेहत का कोई और ऑर्गेनिक इशू है, तो कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है कि आम तौर पे जो अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन जिसको हम कहते हैं या नॉक्टर्नल इरेक्शन कहते हैं, तो वो लोग जो स्ट्रेस की वजह से जिनमें प्रॉब्लम होता है तो उनमें अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होगी। लेकिन वो लोग जिनमें स्ट्रेस की वजह से नहीं बल्कि उनका मेडिकली कोई इशू होगा तो उनमें अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होगी। ये वो वाहिद या इस तरह की वीडियोस होंगी जिनमें मैं कोशिश करूंगा कि मेडिकल की टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में ही इस्तेमाल करूं बजाय उर्दू में इस्तेमाल करने के। तो इसके अलावा फिर अगर ये समझ आ जाए कि ये साइकोलॉजिकली नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है बल्कि इसका मेडिकल वजह है, तो फिर बाकी हिस्ट्री ली जाती है। और बाज़ औक़ात हमारा जो हमारे जैसे टेस्टिस होते हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं किए होते, और इसी तरह हमारे बाल जो है मखसूस जगहों पे होते हैं तो वो प्रॉपर नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म। यानी गोनेड्स जो हैं, टेस्टिस हैं, वहां पे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है वो बनता है, तो हाइपोगोनेडिज्म का जो शिकार होते हैं तो उन लोगों में ये टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन या एंड्रोजन जिसको कहते हैं ये नहीं बनता, तो उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और बाज़ औक़ात हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका जो एंटीरियर या आगे का हिस्सा होता है जो गोनेडोट्रोफिन्स बनाता है, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, तो अगर वहां पे भी प्रॉब्लम है तो तब भी इन लोगों में वो मर्दाना तौर पे कमजोरी आ जाती है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ लोगों में प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। अगर वो ज्यादा बन रहा हो तो उनमें जो मर्दाना हार्मोन है वो कम होगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तो वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। सबसे पहले तो ये है कि आपने किन को चेक करवाना होता है। आपको अगर साइकोलॉजिकल इशू है तो आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, लेकिन अगर कोई इसकी और वजह निकलती है तो आप यूरोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, जो आपको इस बारे में आपको पहले तो वो तशखीस करेंगे, जैसे वो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करवाएंगे, आपका प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाएंगे, आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करवाएंगे, आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, आपको देखेंगे कि कोई फिजिकल ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो वो वजह जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वो है साइकोलॉजिकल, यानी आप किसी बहुत बड़े स्ट्रेस में हैं, तो उस सूरत में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कोशिश करेंगे या तो आपसे अकेले में या आपके जो वाइफ हैं उनके साथ बिठा के आपके साथ ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है इनको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे बहुत मदद मिलती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने में। और बाज़ औक़ात कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके खाने की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो एक वजह बनती है। बाज़ औक़ात डिप्रेशन की दवाइयाँ जो हैं जिनको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यानी SSRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, वो भी वजह बनती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। और बाज़ लोगों में हम पेशाब आवर दवाई देते हैं जिसको हम कहते हैं डायूरेटिक्स, वो भी वजह बनती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो डॉक्टर वो ये देखेंगे, असेस करेंगे कि साइकोलॉजिकल इशू है या आपको कोई ऐसी वजह है कि जिसको दवाइयों की शक्ल में अगर कोई है तो उसको दूर किया जाए। लेकिन फर्ज करें कि अगर उनको लगता है कि साइकोलॉजिकल नहीं है बल्कि ये क्योंकि आपको कोई शुगर का मसला है, खून की नालियों का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो जो खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं जाती ऑर्गन को, तो वो वजह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो उस सूरत में फिर दवाइयां दी जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी पिक्चर दिखाई और बैकग्राउंड में अब दोबारा आप देख रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं सिल्डेनाफिल नाइट्रेट्स हैं ये बुनियादी तौर पे। तो जो सिल्डेनाफिल है या टैल्डेफिल है, वार्डेनाफिल है, ये मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रेट्स हैं जो फास्फोडाइएस्टरेज जो है
वो इनहिबिटर्स होते हैं ये, तो ये आपको शुरू करवाई जाती हैं। जब ये देते हैं तो फिर खून की नालियों में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन वो लोग जो दिल के मरीज हों और नाइट्रेट्स ले रहे हों पहले से, तो वो इकट्ठी ये दो नहीं लेंगे, वरना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। और इसी तरह अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसी में कम है तो फिर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको हाइपोगोनेडिज्म नहीं है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक है, तो ऐसे लोगों को टेस्टोस्टेरोन नहीं देना चाहिए, उसके नुकसानात हो सकते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद, और ख़ास तौर पे ज़हन में रखें दोस्तों कि जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो भी गया है तो वो स्ट्रेस ना ले बल्कि रिलैक्स रहे, अपनी डाइट को बेहतर रखे, अपनी एक्सरसाइजेस को कम से कम हफ्ते में 3 से 5 दिन जो है एक हफ्ते में वो जारी रखें, और 30 मिनट के लिए कम से कम, और उसमें साइकिलिंग है, उसमें स्विमिंग है, उसमें जो जॉगिंग होती है, तेज़ी से वॉक करना है, वो तमाम शामिल हैं। और इसी तरह अपनी खुराक को तो ख़ास तौर पे और सिगरेट को छोड़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये मसला हल ना हो तो बाज़ औक़ात फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जो या कोई इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। जैसे बाज़ लोगों को डॉक्टर जो हैं वो वैक्यूम पंप एडवाइस कर देते हैं, वो मदद करते हैं। और बाज़ औक़ात जो टीका लगाना पड़ता है प्रोस्टाग्लैंडिन का डायरेक्टली ऑर्गन में, इसको हम कहते हैं, जो बेसिकली ये मसल होता है ऑर्गन का, इसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोजम। तो इस टीके को हम कहते हैं इंट्राकॉर्पोरियल प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन, तो वो भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। लेकिन अगर इनसे भी मसला ना हल हो तो फिर बाज़ औक़ात जो इम्प्लांट्स या प्रोस्थेसिस, यानी जो ऑर्गन है उसके अंदर जो इन्फ्लेटेबल या सेमी रिजिड, उनको हम इम्प्लांट्स कहते हैं, वो लगाए जाते हैं ताकि ये मसले के हल की तरफ जाया जाए। तो ये कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी के बारे में। मेरी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसा जो सेंसिटिव टॉपिक भी है, कोई ऐसा जो हसास मौजू भी है, तो उसके ऊपर मेडिकली मैं आप लोगों को किसी हद तक गाइड करूं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई अलामत है तो आप बिल्कुल भी शर्माएं ना, आप अपने डॉक्टर से बात करें। आप रूटीन का जो आपका डॉक्टर है उसको चेक करवाएं और उनसे एक अहम सवाल पूछें कि वो क्या समझते हैं कि कौन से स्पेशलिस्ट को मैं चेक करवाऊं। और जो भी स्पेशलिस्ट का वो बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, साइकोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, यूरोलॉजिस्ट भी हो सकता है, तो आप उनको चेक करवाएं। ये वो मसले हैं जो बहुत सारे लोगों को जो इसका शिकार होते हैं, और ये वो मसले हैं जो काबिले इलाज हैं। क्योंकि अगर इनका हल ना किया जाए तो हो सकता है आप किसी गलत साइड पे चले जाएं, आप कुछ ऐसी दवाइयों की तरफ चले जाएं जो आपके लिए खतरनाक हों। और वैसे भी अगर ये मसला चलता रहता है तो बाहमी जो ताल्लुकात होते हैं मियाँ बीवी के, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जो मज़ीद बढ़ावा देता है इस तरह के मसाइल के आगे बढ़ने का।